तो एमसीयू एंड डीसीयू में गॉड्स की गिनती कम नहीं है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से 10 सबसे पावरफुल गॉड्स को रैंक करेंगे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल गॉड्स कौन से हैं? चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करके इसका आंसर पता करें। तो शुरू करते हैं नंबर 11 से। नंबर 11 पे हमारे पास कॉन्शू। तो सुनियो की तरह दिखने के बावजूद इस गॉड में और भी बहुत एबिलिटीज हैं। कॉन्शू हमारी दुनिया में ऐसे नहीं आ सकता, इसलिए इसे एक ह्यूमन होस्ट के अवतार की जरूरत पड़ती है हमारी दुनिया में आने के लिए, इसलिए इसने चुना मार्क स्पेक्टर को। कॉन्शू बहुत पुराना गॉड है एंड इसके साथ साथ इसके पास कमाल की पावर्स है। इसके पास रेजिंग द डेड है, जिसकी मदद से ये मरे हुए को जिंदा कर सकता है एंड रीजनरेशन की एबिलिटी भी इसके पास है। ये अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है अगर ये अपने होस्ट पे फुल कंट्रोल ले ले, यानी मार्क स्पेक्टर पर। नंबर 10 हरक्यूलिस एंड एरिस। तो ये दोनों बहुत पावरफुल गॉड है। जहाँ पे एरिस गॉड ऑफ वॉर है तो वहीं पे हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। यहाँ पे हम डीसी के एरिस की बात कर रहे हैं, ना कि मार्वल की। मार्वल में भी अभी तक एरिस नहीं दिखाया है। डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में वंडर वुमन के खिलाफ हमने एरिस को देखा। एरिस किसी भी वॉर को बहुत जल्दी खत्म कर देता है, इसलिए इसको टाइटल मिला है गॉड ऑफ वॉर का। हमने ओल्ड गॉड्स वर्सेस न्यू गॉड्स फाइट में भी देखा था कि इसने डार्क साइड को अपनी एक्स से फाड़ के रख दिया था। इसके बाद अगर हम हरक्यूलिस की बात करते हैं तो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हरक्यूलिस को थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा। हरक्यूलिस का पावर लेवल बहुत ज्यादा है क्योंकि इसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। अगर हरक्यूलिस के सामने कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे आ गए तो थैनोस एंड हल्क जैसे बीइंग भी इसे नहीं हरा सकते। नंबर 9 स्टेफन वुल्फ। स्टेफन वुल्फ डार्क साइड के लिए काम करता है एंड हमने मूवीज में भी देखा कि मदर बॉक्सेस को लाने के लिए इसने सब जगह तबाही मचा दी थी। अमेजोनियंस को मार दिया, एटलांटिस को मार दिया और साथ में पूरी जस्टिस लीग से भी साथ में फाइट की। पूरी जस्टिस लीग विदाउट सुपरमैन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी, एक सिंगल खरोंच तक नहीं। स्टेफन वुल्फ के पास उसकी एक एक्स है जिस एक्स से भी इसने बहुत तबाही मचाई थी। हालांकि सुपरमैन के सामने स्टेफन वुल्फ क्या, उसकी एक्स भी नहीं टिक पाई। नंबर 8 ब्लैक एडम एंड शेज़ैम। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के पास ही 6 गॉड्स की पावर है जो शेज़ैम बोलने में ही एक्टिवेट होती है। जहाँ पे शेज़ैम के पास सोलोमैन का विजडम, हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलांस का स्टेमिना, ज्यूस की पावर, एजाइल का करेज एंड मर्करी की स्पीड है, तो वहीं पे हमने ब्लैक एडम के पास शू का स्टेमिना, हर्शिव की स्ट्रेंथ, एमन की पावर, जेतु का विजडम, अनपू की स्पीड एंड मेहतू का करेज है। तो ये है इनकी गॉड्स पावर। लेकिन बहुत से लोगों का डाउट रहेगा कि अभी ब्लैक एडम बहुत पावरफुल है शेज़ैम से डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स के अंदर, जो बात एकदम सही भी है। शेज़ैम अभी एक बच्चा ही है, इसके साथ साथ वो अपनी पावर्स को ढंग से अनलॉक भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम दूसरी ओर ब्लैक एडम की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं है। ब्लैक एडम के पास शेज़ैम से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड इसने जस्टिस सोसाइटी से भी अकेले ही फाइट की है। लेकिन मैंने इन दोनों को एक ही पोजीशन में इसीलिए रखा क्योंकि जब शेज़ैम अपनी पावर्स को अनलॉक कर पाएगा तो ये ऑलमोस्ट इक्वली हो जाएंगे। ये हो सकता है शेज़ैम ज्यादा आगे निकल जाए, लेकिन फिलहाल तो ब्लैक एडम बहुत ज्यादा आगे है शेज़ैम से। नंबर 7 थॉर। थॉर असगार्डियन गॉड ऑफ थंडर है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है। थॉर लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन जानता है, तो इसके पास इसके 2 कमाल के वेपन्स है, म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर। हालांकि थॉर लव एंड थंडर में इसे थंडरबोल्ट नाम का एक और वेपन मिला, लेकिन इसका चौथा वेपन सबसे खतरनाक रहेगा। बाकी गॉड ऑफ थंडर के बारे में आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हो। नंबर 6 हेला। तो हेला थॉर की बड़ी बहन है, ओडिन की पहली बेटी है एंड इससे भी बड़ी बात गॉडेस ऑफ डेथ है। हेला के पास नेक्रो स्वॉर्ड्स हैं जो ये अपने अंदर से कभी भी निकाल सकती है। हेला ने इन स्वॉर्ड्स की हेल्प से एस्गार्डियन आर्मी को तबाह कर दिया एंड लास्ट में सर्टर के ऊपर भी अटैक किया था। हेला इन नेक्रो स्वॉर्ड के साइज को जब मर्जी बड़ा कर सकती है। एस्गार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से हेला थॉर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि जो उम्र में जितना ज़्यादा बड़ा होता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है। नंबर 5 डार्क साइड। तो चिंता मत करो, जो डीसीयू में हमें डार्क साइड दिखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डार्क साइड की ट्रू फॉर्म इतनी बढ़िया है जिसकी शैडो से ही मल्टीवर्स ब्रेक हो जाता है, इसीलिए अपना डार्क साइड डिफरेंट अवतारों को या आप कहो क्लोन्स को भेजता है ताकि वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा सकें। तो यहीं पे समझने वाली बात है कि जो हमें डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में डार्क साइड दिखा वो ओरिजिनल डार्क साइड नहीं बल्कि उसका एक अवतार था। अब डार्क साइड के अवतारों को लेकर कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि इसके कुछ अवतार इतने पावरफुल होते हैं जो अकेले ही जस्टिस लीग का सफाया कर दे, तो इसके कुछ अवतार इतने कमजोर होते हैं जो सुपरमैन से ही हार जाएं। इसीलिए जो डीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में हमें डार्क साइड देखने को मिला वो उसकी ट्रू फॉर्म नहीं बल्कि जैसे उसका एक अवतार था। और कई हद तक इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ गॉड्स ने लाइक ज्यूस की लाइटनिंग एंड एरिस के एक्स ने उसे धराशायी कर दिया। हालांकि ट्रू डार्क साइड होता तो बात ही अलग होती। डार्क साइड के पास उसके ओमेगा बीम्स हैं जिनकी हेल्प से वो
किसी को भी यूनिवर्स से इरेज कर सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने डार्क साइड के साथ यहाँ पे एंटी लाइफ इक्वेशन को नहीं दिया, क्योंकि अगर वो डार्क साइड को हम देते तो डेफिनेटली डार्क साइड टॉप 3 में होता। नंबर 4, ओडिन एंड ज़्यूस। तो ओडिन ऑल फादर है। एमसीयू में ओडिन का इतना बड़ा नाम है जितना किसी का नहीं। ओडिन भी वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है, कमाल का मैजिक रखता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जानता है, एनर्जी ब्लास्ट इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है एंड मैजिकल एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। ओडिन के पास उसका फाइनल वेपन ओडिन फोर्स है, जिसे अगर वो यूज करते तो कुछ भी हो सकता है। ओडिन ने अपनी पावर से 9 रेलम्स को जीता था हेला के साथ मिलके। इससे भी बड़ी बात यह है कि ओडिन के पास ओडिन स्लीप है, जिसमें जाने के बाद ओडिन और भी ज्यादा पावरफुल होकर उठता है। ओडिन ने अपनी प्राइम में फायर डिनम यानी सर्टर को हराया था, वो भी इटर्नल फ्लेम के साथ, और यही सब बातें इसे बनाती है द ऑल फादर। और जहाँ तक ज्यूस की बात आती है तो हम यहाँ पे उड़ती हुई परी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस ज्यूस की। हमें ये ज्यूस जीसी एक्सटेंशन यूनिवर्स में दिखा था, जिसने अपनी लाइटनिंग ब्लास्ट से डार्क साइड को डिफेट किया था। ये ज्यूस भी इतना ही पावरफुल है जितना ओडिन, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों सिर्फ माइथोलॉजी के गॉड्स ही हैं, मतलब इनकी पावर सेम ही होगी एंड इनका कॉपीराइट भी किसी के पास होगा। इसीलिए मार्वल एंड डीसी दोनों के पास ज्यूस है। इसीलिए मार्वल कॉमिक्स में भी ओडिन एंड ज्यूस की लड़ाई हो चुकी है, जिनकी लड़ाई से यूनिवर्सेस तक शेक हो रहे थे, लेकिन इनके बैटल का रिजल्ट हमेशा ड्रॉ में ही आता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर मैं डार्क साइड के साथ इस वीडियो में एंटी लाइफ इक्वेशन ऐड करता तो वो इन दोनों से ऊपर ही होता। नंबर 3, सेलेस्टियल्स। तो देखो, मुझे नहीं पता कि हमें गॉड्स किन्हें कंसीडर करना चाहिए, बट सेलेस्टियल्स वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जिन्होंने हर एक गैलेक्सीज को बनाया। मतलब एक तरह से कहीं वो सेलेस्टियल्स ही हैं जिन्होंने लाइफ को फॉर्म किया, तो एक तरह से वो भी गॉड्स ही हुए। इसलिए अगर हम उन्हें भी गॉड्स कंसीडर करते हैं तो वो इस लिस्ट में होंगे। ईगो भी एक तरह से सेलेस्टियल ही है, लेकिन आई डोंट थिंक ये एरिशम के लेवल का वो है। एरिशम अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सेलेस्टियल है। नंबर 2, द एटर्निटी। तो सीधी बात तो ये है कि एटर्निटी टाइम गॉड है मार्वल में। एटर्निटी टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है एंड टाइम का सारा लेखा जोखा इसके अंडर ही रहता है। हमने एटर्निटी को थॉर लव एंड थंडर में देखा एंड इसके साथ साथ एक और बात बताई गई कि जो एटर्निटी के द्वार में सबसे पहले पहुंचेगा वो ही एटर्निटी से एक विश मांग पाएगा, जो बातें प्रूव करती है एटर्निटी के पावर्स को। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस बात में डाउट है कि ही हू रिमेन्स को मैंने क्यों नहीं ऐड किया, तो मैं बता दूं कि वो कोई गॉड नहीं है। पहली बात कि वो एक कैंग का वेरिएंट है जिसने ये सब कुछ शुरू किया, तो हम उसे गॉड कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे हमारे पास द लिविंग ट्रिब्यूनल। अब लिविंग ट्रिब्यूनल को आप लोगों ने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक छोटे से सीन में। हालांकि मैं पहले लिविंग ट्रिब्यूनल को ऐड नहीं करने वाला था क्योंकि इसे हमें ढंग से नहीं दिखाया गया, लेकिन इसकी एक झलकी काफी है। हमने थॉर लव एंड थंडर में बाकी और भी बहुत गॉड्स को देखा, लेकिन उनकी जस्ट मूर्तियां थी। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ फ्रेम के लिए हम ओरिजिनल लिविंग ट्रिब्यूनल को देख सकते हैं। मैं इसे ऐड नहीं करने वाला था, लेकिन लास्ट वीडियो में भी या बहुत से वीडियोस में आपने मुझे कहा कि लिविंग ट्रिब्यूनल को भी ऐड किया करो, तो मैंने फाइनली कर दिया। तो लिविंग ट्रिब्यूनल बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जो रियलिटी को रैप कर सकता है एंड मल्टीवर्स के भी बाहर रहता है एंड पूरे मल्टीवर्स को एक तरह से यही कंट्रोल करता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लिविंग ट्रिब्यूनल एंड एटर्निटी में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो वो लिविंग ट्रिब्यूनल है, क्योंकि मार्वल के अकॉर्डिंग एक एटर्निटी नहीं बल्कि बहुत से एटर्निटी है। मतलब अगर एक यूनिवर्स होगा तो उसका एक अपना एटर्निटी होगा, और ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस के अपने अपने एटर्निटी होंगे। लेकिन जब इन लाखों यूनिवर्सेस को पूरी तरह कंट्रोल करने की बात आती है तो वो लिविंग ट्रिब्यूनल करता है। यानी एक तरह से लिविंग ट्रिब्यूनल एटर्निटी से बहुत पावरफुल हुआ। जहाँ पे लाखों एटर्निटी है तो वहीं पे एक लिविंग ट्रिब्यूनल है। एक सिंगल एटर्निटी सिर्फ एक यूनिवर्स को कंट्रोल कर पाता है, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल मल्टीपल यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर पाता है, जिनकी गिनती अनगिनत है। और हाँ, ये बात कहीं हद तक ब्रह्मा जी की तरह भी लगती है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे ग्रंथों में बात साफ लिखी है कि ब्रह्मा एक नहीं बल्कि अलग अलग है एंड हर एक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा होते हैं, यानी मल्टीवर्स की थ्योरी। मतलब यहाँ पे हर यूनिवर्स के अपने अपने ब्रह्मा होंगे जस्ट लाइक एटर्निटी, एंड वो अपने अपने यूनिवर्स को कंट्रोल करेंगे। और बिल्कुल ठीक इसी तरह एक यूनिवर्स का अपना एटर्निटी होगा तो दूसरे का अपना, और ऐसे ही लाखों करोड़ों यूनिवर्सेस के अपने अपने होंगे। लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल सिर्फ एक ही है जो इन सब यूनिवर्सेस को कंट्रोल करता है। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि द लिविंग ट्रिब्यूनल कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये सब बातें मार्वल की डेटाबेस वेबसाइट में लिखी हुई है, बाकी पता नहीं कि ये सब चीजें सच है या नहीं, लेकिन हाँ, लिविंग ट्रिब्यूनल ज्यादा पावरफुल है एटर्निटी से। लेकिन बाकी आज का वीडियो तो यही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। अपनी पर्सनल लिस्ट हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना कि आपके अकॉर्डिंग वो गॉड्स कौन से हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।